हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही फेमस गॉथिक नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथियस। इस नॉवल को करने से पहले हम जानते हैं इस नॉवल का थोड़ा सा बैकग्राउंड। जैसे कि हम जानते हैं नॉवल लिखा गया है रोमांटिक एज में, राइट। दैट वाज ऑलमोस्ट एंड ऑफ 18th सेंचुरी, राइट। उसके अलावा ये जो नॉवल है लिखा किसने, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस नॉवल के नॉवेलिस्ट की। मैरी शेली, फीमेल राइटर, राइट। और ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1818 when she was only 19 years old। मैरी शेली सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन को लिखा और ये पब्लिश हुआ, राइट। मैरी शेली कौन थी? विलियम गॉडविन एक पॉलिटिकल राइटर थे और एक रेडिकल फेमिनिस्ट मैरी वुllstonecraft इनकी बेटी थी। इनकी मदर की डेथ इनके पैदा होने के 10 दिन बाद ही हो गई थी और बहुत ही ट्रेजिक सी लाइफ रही है इनकी। जैसे शी फेल इन लव विद अ मैरिड मैन, पीबी शेली जो बहुत फेमस पोइट है हमारे। देन शी इलॉप्ड विद हिम, जिसकी वजह से इनके फादर ने इनसे बात करना बंद कर दी। देन फाइनली आफ्टर 2 years, ऑलमोस्ट 2 years आई गेस, जब उनकी फर्स्ट वाइफ ने सुसाइड कर लिया पीबी शेली की, so they both got married and after marriage she gave birth to a daughter and a son। और वो दोनों ही they both expired or passed away। and after that she had a miscarriage इन द ईयर जब पीबी शेली वॉज ड्रॉन्ड, ठीक है। जब पीबी शेली डूबे तो उस टाइम पे इनका एक मिसकैरेज भी हुआ था। सो शी हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन थ्रू आउट हर लाइफ, बट उन्होंने बहुत सारे अमेजिंग वर्क्स दिए इंग्लिश लिटरेचर को, जिनमें से सबसे ज्यादा फेमस है हमारा गॉथिक नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथियस। गॉथिक नॉवल क्या होती है इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है चैनल पर। इस वीडियो से पहले ही अपलोड हुआ है, आप उसको अच्छे से जाके कीजिए। गॉथिक नॉवल होती है जो हमारे अंदर फियर टेरर इवोक करती है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर बात करें इस नॉवल की, ये नॉवल एक गॉथिक नॉवल तो था ही था, इसके साथ साथ ये साइंस फिक्शन भी था, राइट। बेसिकली इस नॉवल का थीम क्या है? एक साइंटिस्ट है जो साइंस की हेल्प से क्रिएशन को क्रिएट करता है, दैट इज मॉन्स्टर। और वो मॉन्स्टर किस तरह से डिस्ट्रक्शन बन जाता है, वही इस नॉवल का जो होल समरी है वो है, राइट। सो आज के वीडियो में हम करेंगे फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल का समरी, कि नॉवल की समरी क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, थीम्स क्या है, सिंबलिज्म क्या है, और इसके टाइटल को भी डिस्कस करेंगे कि टाइटल का मीनिंग क्या है। अलोंग विद दैट हम जानेंगे इस स्टोरी से रिलेटेड बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अबाउट फ्रैंकेनस्टाइन द मॉडर्न प्रोमेथियस। सबसे पहले बात करेंगे कि ये नॉवल एग्जिस्टेंस में आया कैसे। मैरी शेली ने ये नॉवल डेडिकेट किया अपने फादर विलियम गॉडविन को, हु वाज अ पॉलिटिकल राइटर। और इस नॉवल का प्रीफेस लिखा 1817 में पीबी शेली ने, उनके हस्बैंड ने। अब ये नॉवल एग्जिस्टेंस में आया कहाँ से? तो ये नॉवल एग्जिस्टेंस में आता है समर 1816। इन समर 1816 बहुत सारे राइटर्स बैठे हुए थे, तो लॉर्ड बायरन ने एक कॉम्पिटिशन किया कि कौन सबसे ज्यादा हॉरर स्टोरी क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, राइट। तो ये स्टोरी वहां से एग्जिस्टेंस में आई। तो मैरी शेली भी वहां पर थे और मैरी शेली ने अपना एक सपना आया था उनको, जिसमें उन्होंने क्या देखा कि एक जो साइंटिस्ट है या एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, वो ह्यूमन बॉडी के जो मैन बॉडी के पार्ट्स है उनको इकट्ठा करके कुछ एनिमेट करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने वहीं से ये स्टोरी दी एंड दिस स्टोरी वाज सो हैज सो मच टेरर एंड फियर कि सबको अच्छी लगी। और पीबी शेली ने एनकरेज किया अपनी वाइफ को कि शी शुड कन्वर्ट इट इनटू अ नॉवल, इस स्टोरी को वो एक नॉवल फॉर्म में कन्वर्ट करे, जहां से ये नॉवल का एग्जिस्टेंस आया, राइट। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म की, कि क्या फॉर्म्स है इस नॉवल के, किस नरेटिव स्टाइल में लिखी गई है। देन मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये नॉवल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको समरी बताऊंगी। वैसे तो अगर आप इसका रिवीजन करने आए हो तो आपको पता है कि फ्रैंकेनस्टाइन या जो मॉडर्न प्रोमेथियस है, ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट की, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की, जो एक मॉन्स्टर क्रिएट करता है। वो करता तो इसको एक्सपेरिमेंट और क्रिएशन के लिए क्रिएट है, बट इवेंचुअली इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन।
ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये नॉवल है एक साइंस फिक्शन है, यानी साइंस पे बेस्ड एक स्टोरी है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, रोमांटिक एज अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी का, पर एक तबका लोगों का ऐसा है जो अभी भी रिलीजन और गॉड में बिलीव करता है, और साइंस के जिनको लगता है कि साइंस क्रिएशन के साथ डिस्ट्रक्शन भी लाएगा। तो ये वही मैसेज है कि किस तरह से साइंस क्रिएशन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन को भी लीड करता है, अगर हमारे एम्स और एम्बिशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इवेंचुअली इनडायरेक्टली यही मैसेज है कि अगर हम गॉड की विल के अगेंस्ट जाते हैं तो डिस्ट्रक्शन होती ही होती है। अगर हम खुद गॉड बनने की कोशिश करते हैं, यही करता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, खुद से क्रिएचर बनाने की कोशिश करता है, यानी ही ट्राइज टू बी गॉड, है ना। वो अपना एक एडम क्रिएट करने की कोशिश करता है, जैसे गॉड ने एडम बनाया, वो एक क्रिएचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है गॉड की अथॉरिटी को, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन फेस वो करेगा ही करेगा। सो साइंस फिक्शन है सबसे पहली बात तो ये। देन एपिस्टोलरी फॉर्म, एपिस्टोलरी फॉर्म क्या होती है, लेटर्स फॉर्म में। ये जो नॉवल है ये लेटर्स फॉर्म में है। वॉल्टन जो एक एक्सप्लोरर है वो अपनी सिस्टर को लेटर लिखना शुरू करता है और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की स्टोरी बताता है, राइट। सो एपिस्टोलरी फॉर्म में है ये नॉवल। देन नरेटिव, 3 सेपरेट नरेटर्स हैं यहाँ पे। पहले तो जो वॉल्टन है उसकी स्टोरी है, देन विक्टर है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी स्टोरी है, एंड देन द क्रिएचर जो वो क्रिएशन क्रिएट करता है, मॉन्स्टर, उसकी स्टोरी है। तो 3 सेपरेट नरेटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एम्बेडेड नरेटिव। एंड एम्बेडेड नरेटिव क्या होता है, अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, स्टोरी के अंदर स्टोरी। अब स्टोरी के अंदर कैसे स्टोरी है, वॉल्टन ने स्टोरी सुनानी शुरू की, उसके बाद विक्टर की स्टोरी आ गई, विक्टर की स्टोरी से क्रिएचर की स्टोरी आ गई, तो स्टोरी के अंदर ही स्टोरी है, राइट। देन फ्रेम नरेटिव, फ्रेम नरेटिव क्या, 3 डिफरेंट सीक्वेंसेस है यहाँ पे। नरेटिव को इस तरह से फ्रेम किया गया, अगेन पहले वॉल्टन की स्टोरी पढ़ते हैं हम, देन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की, और देन क्रिएचर की, और वापस आ जाते हैं हम, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे है, नॉवल शुरू होती है वॉल्टन के लेटर्स से, ठीक है, फिर जाती है विक्टर की स्टोरी पे, देन विक्टर की स्टोरी से क्रिएचर की स्टोरी पे, और फाइनली वापस आ जाती है वॉल्टन के रिकॉर्ड्स पे, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो फ्रेम नरेटिव है वो एम्बेडेड फ्रेम नरेटिव है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 3 डिफरेंट सीक्वेंस है, और ये नॉवल है एपिस्टोलरी फॉर्म में, एंड इट इज अ साइंस फिक्शन, ठीक है। साइंस फिक्शन को आप स्काईफाई भी बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं इस नॉवल के टाइटल की। सबसे पहले तो कि फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथियस टाइटल का मतलब क्या है, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी को। सो अगर हम नॉवल के टाइटल की बात करते हैं तो फ्रैंकेनस्टाइन कौन है, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, ठीक है, जो हम कौन है, हमारी नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, वो साइंटिस्ट है जिसने मॉन्स्टर को क्रिएट किया, जिसकी वजह से पूरा नॉवल का स्ट्रक्चर है, राइट। द मॉडर्न प्रोमेथियस, अब उसको मॉडर्न प्रोमेथियस क्यों कहा जा रहा है, प्रोमेथियस कौन था, एक टाइटन था। टाइटन कौन होते हैं, इमॉर्टल डीटीज, ठीक है, इमॉरल डीटीज, या फिर आप उनको बोल सकते हैं ओमिनिस, मतलब कि जो राक्षस कह सकते हो आप, ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है ये वर्ड। ये प्रोमेथियस है ग्रीक माइथोलॉजी का। तो ग्रीक माइथोलॉजी में राक्षस है, क्या करते हैं, who created mortal out of clay, जो क्ले से मॉर्टल्स बनाते हैं, is associated with the divine power of fire, ठीक है। अभी क्या है, फायर के डिवाइन पावर से एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन को मॉडर्न प्रोमेथियस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो प्रोमेथियस है वो क्या करते हैं, वो मॉर्टल बनाते हैं क्ले से। तो यहाँ पर जो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है वो ग्रीक माइथोलॉजी के प्रोमेथियस की बात हो रही है। मॉडर्न कैसे हो गया, वो जगह जगह से रिमेन्स ढूंढता है, शमशान घाट से लेके आता है, ग्रेवयार्ड से और मॉर्चरी से ला लाकर अपनी क्रिएशन को क्रिएट कर रहा है, नॉट आउट ऑफ क्ले बट डेड रिमेन्स जो भी होते हैं एनिमल्स के, ठीक है, और उसके, और एक क्रिएशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो मॉडर्न प्रोमेथियस है क्योंकि वो 18th सेंचुरी में है। वो प्रोमेथियस कब था, ग्रीक माइथोलॉजी में था। अब यहाँ पर जो है जो मॉन्स्टर है, क्रिएशन है, उसको हम एडम कह सकते हैं, क्योंकि क्या यहाँ पर जो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है वो गॉड बनने की कोशिश कर रहा है, ही इज क्रिएटिंग अ क्रिएशन, जैसे गॉड ने क्रिएशन क्रिएट की, राइट। अब प्रोमेथियस क्या था, प्रोमेथियस कर्स्ड था, उसको गॉड ने कर्स किया बिकॉज उसने जो ह्यूमन है यानी एडम है उसको फायर से इंट्रोड्यूस किया, राइट। अगर हम इस नॉवल को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि फायर का जो सिग्निफिकेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट है नॉवल में। जगह जगह पर फायर को एज अ सिंबल यूज किया गया। इवन एंड में जब वो जो मॉन्स्टर है वो जब जाता है तो वो क्या बोलता है कि मैं फ्यूनरल फायर पे ही
खुद को खत्म कर लूंगा, राइट। तो बेसिकली जो फायर है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नॉवल में, और प्रोमेथियस जो है वो एसोसिएटेड है समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन पावर ऑफ फायर। और ये क्या है, एक इविल डीटी था जिसने जिसको गॉड ने कर्स किया, राइट। तो हम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को मॉडर्न प्रोमेथियस कह सकते हैं, बिकॉज समवेयर ही इज रिलेटेड विद द पावर। पावर थी उसके पास क्रिएशन करने की साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ। अलोंग विद दैट ही वाज मॉडर्न 18th सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है जो क्रिएशन कर रहा है, एंड ही वाज प्रोमेथियस क्योंकि वो डेड रिमेन्स से क्या कर रहा है, एक क्रिएशन को क्रिएट कर रहा है, राइट। सो ये जो टाइटल है द मॉडर्न प्रोमेथियस और फ्रैंकेनस्टाइन तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि जिसकी क्रिएशन की पूरा थ्रू आउट बात हो रही है। और मॉन्स्टर भी कहीं ना कहीं पर जो फ्रैंकेनस्टाइन है, बहुत जगह पर मॉन्स्टर को भी ये नाम दिया जाता है, राइट। पर यहाँ पर उसको द क्रिएशन या द मॉन्स्टर ही बोला गया है, क्रिएचर। तो मॉडर्न प्रोमेथियस हम रिलेट कर सकते हैं विक्टर को, बिकॉज ही इज मॉडर्न प्रोमेथियस जिसने क्या कोशिश की है, जिसने कोशिश की है एक क्रिएशन क्रिएट करने की, राइट। सो आई होप टाइटल क्लियर है आपको। अब हम बात करेंगे इस स्टोरी के इस नॉवल की स्टोरी की या समरी की, कि क्या होता है थ्रू आउट द नॉवल, राइट। सो लेट्स डू दैट। सो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से नॉवल की समरी। जो नॉवल की समरी है उसमें सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल वॉल्टन है जो एक फेल्ड राइटर है, और वो जाता है नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर करने इन होप ऑफ एक्सपेंडिंग हिज साइंटिफिक नॉलेज, अपनी साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और वो वहां से लिखता है लेटर अपनी बहन मार्गरेट सैवल को, ठीक है। वहां से वो लेटर लिख के उसको एक ये सारी स्टोरी अब नरेट करेगा, फाइन। अब जो कैप्टन वॉल्टन है वो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को कहाँ मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टिलरी फॉर्म है यानी लेटर फॉर्म में है ये। सो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जो है कैप्टन वॉल्टन को मिलता है शिप पे, और जब वो फर्स्ट टाइम उसे देखता है तो उसे खुद से कंपेयर करता है, अपने टाइम को याद करता है कि जब उसके अंदर सेम पैशन था टू एक्सपेंड हिज साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैरी शेली ने जो ये करेक्टर बनाया है ये एक मैसेज देने के लिए बनाया है, वार्निंग देने के लिए बनाया है कि किसी और के साथ विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जैसा ना हो, साइंस की क्रिएशन डिस्ट्रक्शन ना बने, राइट। तो कैप्टन वॉल्टन के लिए यहाँ पर एक मैसेज है, एंड अलोंग विद द रीडर्स के लिए भी एक ये मैसेज है। सो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को कैप्टन वॉल्टन मिलता है शिप पे, जहां पर वो बहुत ही डिवास्टेटिंग कंडीशन में होता है, बिल्कुल सही कंडीशन नहीं होती है उसकी, और वो उसको अपनी स्टोरी नरेट करता है, बिकॉज वो सेम पैशन देखता है और ग्रीड देखता है इसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज की। सो वो सोचता है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, तो वो अपनी स्टोरी नरेट करता है कैप्टन वॉल्टन को, राइट। सो विक्टर अपना फैमिली बैकग्राउंड बताता है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप नॉवल से इसको चेक कर सकते हैं। पर बेसिकली उसके दो भाई होते हैं, ठीक है। और उसके फादर और मदर मिलके एक एलिजाबेथ करके लड़की को भी अडॉप्ट करते हैं, जिससे विक्टर काफी क्लोज होता है। शी वाज अ पैसिव वुमेन, और इवेंचुअली एंड में नॉवल के विक्टर की शादी होती है। उसके बाद एक जस्टिन करके होती है जो विलियम की केयर एज अ केयर टेकर भी आती है, और अडॉप्ट करते हैं, ऑर्फनेज होती है उसके पेरेंट्स, राइट। सो बेसिकली जो बचपन से विक्टर होता है उसको बहुत इंटरेस्ट होता है एल्केमी में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है साइंस में, और जिसकी वजह से जब वो देन धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री की तरफ बढ़ जाता है। वो अपने कॉलेज में जाता है, वहां पर साइंटिफिक डिस्कवरी करने की कोशिश करता है, और वो एक आर्ट सीखता है, या फिर वो एक अपने अंदर एबिलिटी डेवलप कर लेता है कि वो नॉन लिविंग मैटर से एक क्रिएशन को क्रिएट कर सकता है, राइट। और उसी की वजह से वो एक क्रिएशन करनी शुरू करता है, राइट। और अपने मॉन्स्टर को बनाने की तैयारी करता है। नॉट मॉन्स्टर एक्चुअली, स्टार्टिंग में तो वो क्रिएशन ही होती है, क्रिएचर ही होता है जो वो बनाना चाहता है, कि नॉन लिविंग थिंग्स को इकट्ठा करके एक लिविंग क्रिएचर वो क्रिएट करना चाहता है। सो देन विक्टर मेक्स द क्रिएचर टॉल अबाउट 8 फीट इन हाइट एंड प्रोपोर्शनली लार्ज। जो विक्टर है वो क्या करता है, वो 8 फीट टॉल क्रिएचर बनाता है और प्रोपोर्शनली लार्ज होता है, ठीक है। अब ये जो कहाँ से लाता है, इसके जो वाइटल ऑर्गन से, शार्नेल हाउसेस, मतलब जहाँ पे स्केलेटन्स होते हैं वहां से, मॉर्चरीज से जहाँ पे डेड लोग होते हैं, देन ग्रेवयार्ड से, उसके बाद बाय ट्रैपिंग एंड वाइविसेक्टिंग एनिमल्स, मतलब जानवरों को पकड़ना, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना, उनको चीथड़े बनाकर उसका मॉन्स्टर के लिए पार्ट्स क्रिएट करना, निकालना। सो मतलब कि किस तरह से उसकी क्रिएशन हुई है, आप ये देखो कितना ज्यादा टेरर, फियर, हॉरिबल इमेजरी है, कि किस तरह से उसको क्रिएट करने के लिए कितना ज्यादा
विक्टर ने कैसे मीन्स को यूज किया, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, विच काइंड ऑफ ऑर्गन्स ही हैज यूज्ड टू क्रिएट दैट मॉन्स्टर। अब ऑब्वियसली जब इतना ज्यादा ब्लड शेड और ये सब है तो वो क्रिएशन कैसे ब्यूटीफुल हो सकती है। सो इवेंचुअली द क्रिएचर इज हिडियस। अब जो क्रिएशन होती है, हिडियस मीन्स अगली, जो क्रिएचर होता है वो अगली होता है, यू नो डल, उसकी वाटरी येलो आईज है, स्किन येलो है, इतनी कि उसकी मसल्स और ब्लड वेसल्स भी बाहर से दिख रही है। सो ही वाज सो स्केरी, सो हिडियस, सो अगली कि विक्टर उसे देखकर खुद ही घबरा जाता है, डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है, ठीक है, अपनी लेबोरेटरी से। जब वो वहां से जा रहा होता है तो उसे उसका फ्रेंड हेनरी क्लेरवेल मिलता है और विक्टर जो है बीमार हो जाता है। हेनरी क्लेरवेल उसका ध्यान रखता है, उसको रिकवर करने में हेल्प करता है और इवेंचुअली जब थोड़ा सा ठीक फील होता है, विक्टर आकर उस क्रिएचर को देखने की, ढूंढने की कोशिश करता है लेबोरेटरी में, पर तब तक वो क्रिएचर वहां से जा चुका होता है। इसके बाद जो विक्टर है वो अपनी क्रिएशन के बारे में बिल्कुल भूल जाता है रिकवर होने के बाद, और वो हेनरी क्लेरवेल के साथ चले जाता है ओरिएंटल लैंग्वेजेस की स्टडी के लिए। ठीक है, सडनली कुछ टाइम के बाद उसको अपने फादर का लेटर रिसीव होता है जिसमें उसके भाई विलियम की डेथ के बारे में मेंशन होता है, दैट विलियम इज मर्डर्ड, विलियम को किसी ने मर्डर कर दिया, जिसका ब्लेम किस पे डाला जाता है, उसकी नैनी पे डाला जाता है। ठीक है, लेकिन और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, हिज नैनी वाज एग्जीक्यूटेड, बट इवेंचुअली द ट्रुथ वाज दैट ही वाज किल्ड बाय मॉन्स्टर। क्योंकि वो क्या चाहता था, वो विक्टर से बदला चाहता था, क्योंकि विक्टर ने उसको क्रिएट तो कर दिया बट अबेंडन कर दिया। ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी क्रिएशन को एक्सेप्ट नहीं करके अबेंडन कर दिया। और इसके आगे हम जब मॉन्स्टर की स्टोरी करेंगे क्रिएटर की, तो हम जानेंगे कि उसने क्या क्या फेस किया, राइट। बट हु वाज रिस्पॉन्सिबल, विक्टर, क्योंकि उसने क्रिएशन बना तो दी बट ही डिड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जिसकी वजह से क्रिएटर जो क्रिएचर है उसे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि वो खुद उसको वहां से देख के लेबोरेटरी से भाग गया था। सो जब विलियम की डेथ के बारे में उसे पता चलता है तो उसे समझ जाता है कि कहीं ना कहीं मॉन्स्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ हिज ब्रदर। देन इसके बाद नॉवल में आता है क्रिएचर का नरेटिव, यानी जो मॉन्स्टर है उसका नरेटिव। वो क्या बताता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, ही हैड टू लिव इन वाइल्डरनेस। क्यों? क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस थी वो इतनी अगली थी, इतनी स्केरी थी कि ही वाजंट एबल टू, पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डर रहे थे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके अंदर खुद एक फियर आ गया और वो छुप के रहने लग गया। इवेंचुअली वो एक कॉटेज में जाकर छुप जाता है जहां पर होती है डी लेसी फैमिली। ठीक है, अब वो जो फैमिली होती है वो उनके लिए क्या करता है उन्हें पता भी नहीं होता, वो सीक्रेटली उनके लिए स्नो हटा देता है रास्ते से, वुड गैदर कर देता है, उनकी छोटी मोटी हेल्प करता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस फैमिली से अटैच हो जाता है। सी उसके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स तो है क्रिएशन के अंदर। ठीक है, वो मॉन्स्टर है बट ही हैड ह्यूमन फीलिंग्स, उसके अंदर एक काइंडनेस की फीलिंग है, वो हेल्प कर रहा है डीलेसी फैमिली को कहीं ना कहीं। इवेंचुअली वो उनसे इमोशनली अटैच हो जाता है और एक दिन जब पूरी फैमिली बाहर होती है, सो वो सोचता है कि उसे जाकर मिलना चाहिए। सो जो डीलेसी होते हैं वो है एक ब्लाइंड मैन, राइट। तो वो जाता है, उनसे बात करता है, उन्हें बताता है कि वो वहां पर था। अब वो ब्लाइंड मैन है, उसने कभी अपीयरेंस नहीं देखी उसकी, तो वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं उससे, बहुत इमोशनली अच्छे से बात करते हैं। इतने में आ जाता है वहां पर उनका बेटा फेलिक्स, ये लोग बाहर गए होते हैं। नो फेलिक्स जब मॉन्स्टर को देखता है तो क्या होता है, वो डर भी जाता है और वो उस मॉन्स्टर को मार के वहां से भगा देता है, राइट। इवेंचुअली क्या होता है, मॉन्स्टर को वहां से भगा दिया जाता है, मॉन्स्टर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो वहां से जा रहा होता है, एक बच्ची डूब रही होती है, वो उसे डूबने से बचाता है, पर उसकी अपीयरेंस को देखते हुए उसके फादर को लगता है कि ये मेरी बच्ची को मारने ही आया, तो वो उसको गन से शूट करते हैं, राइट। सो बेसिकली वो जो मॉन्स्टर है उसकी अपीयरेंस की वजह से उसके साथ इतना कुछ होता है। इवेंचुअली वो जाकर गुस्से में डी लेसी फैमिली को भी मार देता है, राइट। विलियम को वो ऑलरेडी मार चुका है। अब इवेंचुअली जो उसका नेचर है वो तो मॉन्स्टर ही है, ही विल किल, ही विल डिस्ट्रक्ट, राइट। वो जो क्रिएशन है वो डिस्ट्रक्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसके खुद के क्रिएटर ने उसे देखते ही अबेंडन कर दिया, राइट। सो ही किल डीलेसी फैमिली, विलियम को मार देता है। जब वो मॉन्स्टर अपना अपीयरेंस पूल में देखता है तो वो खुद डर जाता है खुद को देख के कि वो कितना स्केरी दिखता है, जिस तरह से नॉर्मल लोग उसको देख कर डरते हैं। और वो क्या करता है, वो करता है कि वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट रिवेंज लेगा और वो अपने क्रिएटर से जरूर रिवेंज लेगा, उसकी क्रिएशन उसको क्रिएट करने के लिए।
राइट। इवेंचुअली मैंने आपको बताया कि वो इंसिडेंट होता है कि जो मॉन्स्टर है उस एक लड़की को बचाता है डूबने से, पर उसके फादर उसे शॉट करते हैं, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने क्रिएटर से मिलने की सोचता है और वो कहता है कि मैं हर ह्यूमन से रिवेंज लूंगा बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी। सो वो जाता है, विक्टर को कन्फ्रंट करता है और विक्टर से कहता है कि मुझे एक फीमेल तुम एक फीमेल क्रिएचर भी बनाओ बिकॉज आई नीड समवन एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा भी राइट है हैप्पीनेस का, मुझे भी कोई चाहिए, तुम मेरे लिए एक फीमेल क्रिएचर बना दो, मैं उसके साथ दूर कहीं चला जाऊंगा और हम लोग हैप्पीली रहेंगे। बट कहीं ना कहीं विक्टर के माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर उसने फीमेल, और देन वो जो मॉन्स्टर है वो उसे धमकी देता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे फीमेल क्रिएचर बनाना ही पड़ेगा। अगर उसने फीमेल क्रिएचर नहीं बनाया तो जिस तरह से उसने विलियम को मारा है वो उसी तरह उसके बाकी फ्रेंड्स को भी मार देगा। सो ही हैड नो चॉइस। सो विक्टर क्या करता है, वो फीमेल क्रिएशन बनाना स्टार्ट कर देता है। देन इसके बाद नॉवल में फिर से जो है विक्टर का नैरेटिव रिज्यूम होता है, जहां पे वो ये कहता है कि वो एक फीमेल क्रिएचर बनाना तो शुरू कर देता है लेबोरेटरी में, पर उसके माइंड में इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, वो प्री अजम्पशंस करने लग जाता है कि अगर उसने फीमेल क्रिएचर क्रिएट कर दिया, बट क्या हुआ अगर उसने मॉन्स्टर को या क्रिएचर को नहीं पसंद किया, उसको नहीं अच्छा लगा, तो फिर बहुत ज्यादा एक सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी, और कहीं ये दोनों मिलकर एक रेस ऑफ ऐसी ह्यूमन बींग्स ना बना दे, मॉन्स्टर्स की रेस ना बना दे। सो इन सारे थॉट्स की वजह से विक्टर वाज सो डिप्रेस्ड, ही वाज सो टेंस्ड कि उसने जो फीमेल क्रिएचर बनाया था उसे टीयर अपार्ट कर दिया एंड ही जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग ऑन इट। सो ये देख मॉन्स्टर उसको विंडो से देख रहा था, ही हैड अ होप कि शायद मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, विक्टर इज क्रिएटिंग। पर इतना होने के बाद जो मॉन्स्टर है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर के बॉयहुड फ्रेंड हेनरी क्लेवरवेल को मारता है। देन विक्टर की जो वेडिंग नाइट होती है, उसके फादर उसे बोलते हैं कि विक्टर की जो मदर है वो तो बहुत स्टार्टिंग में मर जाती है नॉवल के। जो विक्टर के फादर है वो उनको बोलते हैं, एलिजाबेथ एक ऑर्फन होती है जो उन्होंने अडॉप्ट की होती है, कि वो एलिजाबेथ से शादी कर ले। एंड ही समवेयर, विक्टर को भी लगता है कि शायद उसकी लाइफ में शादी से थोड़ी सी हैप्पीनेस आ जाएगी, सो ही गॉट मैरिड टू एलिजाबेथ। बट जो मॉन्स्टर है वो वेडिंग नाइट पर क्या करता है, एलिजाबेथ को भी मार देता है, जिसकी वजह से उसके जो फादर होते हैं थोड़े टाइम के बाद वो भी मर जाते हैं और विक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है मॉन्स्टर पे एंड ही डिसाइड्स कि मैं अपनी क्रिएशन को खुद ही डिस्ट्रॉय करूंगा। जैसे ही विक्टर का नैरेटिव खत्म होता है तो कैप्टन वॉल्टन जो है वहां से स्टोरी रिज्यूम कर देता है। इसे इसकी क्रिएचर के वैनिश होने के कुछ दिन बाद जो उनका शिप है वो फिर से आइस में फंस जाता है। वहां पे जो विक्टर है वो मोटिवेट करता है, वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं किसी भी चीज के लिए, वाई दे आर नॉट बिकमिंग अ टीम, अपनी लाइफ को सेव करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। और वो उन्हें बोलता है बी मैन नॉट कावर्ड्स, ठीक है, वो उन्हें ऐसे बोलता है। एंड देन वो फाइनली जो है वॉल्टन को समझ आ जाता है ये सारी स्टोरी सुनने के बाद कि जो ये क्वेस्ट है साइंटिफिक नॉलेज की, या ये जो ग्रीड है टू टू गेट एडवांसमेंट इन साइंस, ये गलत है, और वो डिसाइड करता है कि वो वापस अपने घर चला जाएगा। राइट। और इवेंचुअली इसी टाइम पे क्या होता है, विक्टर कहता है कि वो नहीं जाएगा, वो मॉन्स्टर को ढूंढ के खत्म ही करेगा, बट उसकी कंडीशन ऐसी नहीं होती और विक्टर मर जाता है। राइट। उसके बाद जो कैप्टन है वो शिप पे एनकाउंटर करता है, मिलता है मॉन्स्टर से, क्रिएचर से, और जो वो होता है वो विक्टर की जो डेड बॉडी के पास बैठा होता है। ही वाज फुल ऑफ रिग्रेट, उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसकी वजह से ये क्या हो गया। राइट। उसने इतने सारे मर्डर्स किए एंड देन फाइनली उसका जो क्रिएटर है वो मर गया। कहीं ना कहीं उसको वो फादरली फीलिंग तो होती है विक्टर के लिए, वो फील करता है कि उसकी वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हो गया एंड वो कहता है कि अब वो खुद भी उसके फ्यूनरल पायर पे जल जाएगा एंड ही विल जस्ट डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, क्योंकि उसकी वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हो गया, सब तो खत्म हो चुका। सो फाइनली इवेंचुअली जो नॉवल का एंड है उस पे कैप्टन वॉल्टन ये बताते हैं कि जो मॉन्स्टर है वो कहीं दूर वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, और वो उसके बाद कभी किसी को नहीं दिखता। सो बेसिकली ये थी इस नॉवल की समरी, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से एक साइंटिस्ट की या एक स्टूडेंट की डिस्कवरी क्रिएशन से डिस्ट्रक्शन को लीड करती है। अब हम बात करेंगे इस नॉवल के सारे कैरेक्टर्स की एंड आफ्टर कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे थीम्स और सिंबलिज्म। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। हम नॉवल के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, द डूम प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर। डूम मतलब जिसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, ठीक है। सो डूम मतलब जो तबाह हो गया है, हम इसको बेसिक सेंस में ये भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोटैगनिस्ट और नरेटर है हमारी नॉवल का। देन द मॉन्स्टर जो उसकी क्रिएशन है।
रॉबर्ट वॉल्टन द आर्टिक सी फेयर, जो जिसने ये सारा नॉवल लिखा है एपिस्टोलरी फॉर्म में, अपनी सिस्टर को लेटर्स के फॉर्म में ये कहानी लिखी है। देन एलिजाबेथ लेवेंजा, एक ऑर्फन जो अडॉप्ट की विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के पेरेंट्स ने, और ये 4 to 5 years यंगर थी विक्टर से, एंड शी वाज द वन जिससे विक्टर ने मैरिज की थी और मॉन्स्टर ने वेडिंग नाइट पर जिसको मार दिया था। देन वी हैव हेनरी क्लेरवेल, विक्टर का बॉयहुड फ्रेंड जो हेल्प करता है विक्टर को रिकवर होने में, जब वो मॉन्स्टर को देख के भाग जाता है, खुद ही अपनी क्रिएशन से डर के उसको लेके जाता है ओरिएंटल लैंग्वेजेस की स्टडी के लिए, और इवेंचुअली मॉन्स्टर इसको भी मार देता है बिकॉज ये विक्टर से काफी ज्यादा अटैच्ड होता है। देन अल्फोंसे फ्रैंकेनस्टाइन, विक्टर के फादर, जो विलियम और एलिजाबेथ की डेथ के बाद काफी ज्यादा बीमार रहकर डेथ हो जाती है इनकी। नेक्स्ट विलियम फ्रैंकेनस्टाइन, ये विक्टर का यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई था। जस्टिन मॉर्टिस एक अडॉप्टेड यंग गर्ल थी और ये केयर टेकर बनी विलियम फ्रैंकेनस्टाइन की, और इवेंचुअली जब विलियम को मॉन्स्टर ने मारा तो जो लॉकेट है उसका वो इसी के पॉकेट में डाल दिया था और इसे एग्जीक्यूट किया गया था विलियम के मर्डर के चार्ज में। ब्यूफोर्ड, फ्रेंड ऑफ विक्टर्स फादर, विक्टर के फादर के फ्रेंड थे। डी लेसी एक ब्लाइंड मैन था जिसके घर के पीछे मॉन्स्टर ने पनाह ली थी, काफी टाइम तक वो वहां पर रहा था। डी लेसी फैमिली को उसने हेल्प किया था और उसे लगा था कि इसके बदले में उसे अफेक्शन और प्यार मिलेगा। फेलिक्स, सन ऑफ डी लेसी, जो ये है डी लेसी तो ब्लाइंड मैन थे, अंधे थे ये। तो क्या हुआ, फेलिक्स उनका बेटा जो था, एक दिन जब मॉन्स्टर ने देखा घर पे कोई नहीं है तो वो लेसी के पास बात करने गया। काफी फ्रेंडली हो गए थे ये दोनों, बट सडनली वहां पर फेलिक्स आया मार्केट से और उसने मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया। आगे था डॉटर ऑफ डी लेसी की बेटी, और इस पूरी फैमिली को बाद में मॉन्स्टर ने रिवेंज लेने के लिए मार दिया था बिकॉज इसे लगा कि नो वन लव्स मी, और मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, और कहीं ना कहीं इस चीज ने उसे इमोशनली हर्ट किया जिसकी वजह से उसने पूरी फैमिली को ही मर्डर कर दिया। नेक्स्ट सेफी, फेलिक्स की फियांसे थी और फेलिक्स इसको लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करता है। ये देख के मॉन्स्टर को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह का बॉन्ड सैफी और फेलिक्स के बीच में होता है, और यहीं से उसको डिजायर होती है कि उसके पास भी कोई लव्ड वन होना चाहिए, एंड ही आस्क फॉर फीमेल मॉन्स्टर या फीमेल क्रिएचर लाइक हिम फ्रॉम विक्टर। नाउ कैरोलिन फ्रैंकेनस्टाइन, विक्टर की मदर, बहुत ही यंग एज में शी पास्ड अवे। मार्गरेट सेवल, रॉबर्ट वॉल्टन सिस्टर, रॉबर्ट वॉल्टन की सिस्टर जिसको सारे लेटर उन्होंने एड्रेस किए हैं, राइट। एम वॉल्डमैन, केमिस्ट्री प्रोफेसर हु स्पार्क्स विक्टर्स इंटरेस्ट इन साइंस, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे जिन्होंने विक्टर का इंटरेस्ट स्पार्क किया या डेवलप किया साइंस में। एम क्रैम्प, अ प्रोफेसर ऑफ नेचुरल फिलोसफी, ये नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर थे। मिस्टर किरविन, द मैजिस्ट्रेट हु अक्यूजेस विक्टर ऑफ हेनरीज मर्डर, मिस्टर केनविन कौन थे, सॉरी किरविन कौन थे, मैजिस्ट्रेट थे जिन्होंने अक्यूज किया विक्टर को हेनरी क्लेरवेल के मर्डर के लिए, यानी उनके ही बेस्ट फ्रेंड के मर्डर के लिए, क्योंकि जो मॉन्स्टर है उसने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की थी, एग्जीक्यूट किया था मर्डर को ऐसे कि सारा डाउट विक्टर के ऊपर जाए। तो ये थे इस नॉवल के सारे कैरेक्टर्स। आई होप एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इस नॉवल के सिंबलिज्म की और थीम्स की। अगर हम बात करें नॉवल के थीम्स की तो सबसे पहला थीम होगा डेंजरस नॉलेज, यानी किस तरह से नॉलेज डेंजरस प्रूफ होती है। हमने थ्रू आउट द नॉवल और समरी में यही जाना है कि किस तरह से नॉलेज या नॉलेज की जो डिजायर है ना, साइंटिफिक नॉलेज की जो डिजायर है विक्टर को, वो किस तरह से डेंजरस प्रूव होती है और किस तरह से एक कंस्ट्रक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, राइट। तो सबसे पहला थीम होगा डेंजरस नॉलेज, कि किस तरह से एक कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन को लीड करती है, किस तरह से नॉलेज सीकिंग it converts to dangerous knowledge, right? So next theme is lost innocence. इनोसेंस किसने किसने खोई है नॉवल में? सबसे पहले विक्टर ने, जो एक यंग बॉय है, उसने अपनी इनोसेंस लॉस्ट कर दी। क्यों? साइंटिफिक डिस्कवरीज के ग्रीड में, अपनी अचीवमेंट्स की ग्रीड में, लाइफ में कुछ अचीव करने की ग्रीड में ही लॉस्ट हिज इनोसेंस। फिर यहाँ पे रेफरेंस है एडम की भी, कि किस तरह से एडम ने अपना इनोसेंस लूज कर दिया। गॉड ने उसको क्रिएट किया बट इनोसेंस लूज करते ही उसकी लाइफ डूम्ड हो गई, राइट। द नेक्स्ट इज मॉन्स्टर। मॉन्स्टर क्या था? मॉन्स्टर एक क्रिएशन थी, इनोसेंट क्रिएशन, ठीक है। वो अपीयरेंस में बुरा था, दिखने में हिडियस था, अगली था, मॉन्स्ट्रस था, बट अगर
अगर उसको स्टार्टिंग से उसके क्रिएटर ने एक्सेप्ट किया होता, लव दिया होता, तो वो मॉन्स्टरस नेचर में कन्वर्ट नहीं हुआ होता, ठीक है। उसका जो नेचर है वो तो द मॉन्स्टर ऑल्सो लॉस्ट इट इनोसेंस बिकॉज द क्रिएटर आइसोलेटेड इट, क्रिएटर ने उसको आइसोलेट कर दिया, जिसकी वजह से मॉन्स्टर ने भी अपना इनोसेंस लॉस्ट कर दिया। नेक्स्ट इज थीम ऑफ रिवेंज। रिवेंज का थीम भी दिखाया गया है पूरा नॉवल में। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है रिवेंज का, क्योंकि सारी स्टोरी बिल्डअप ही रिवेंज की सेंस से शुरू होती है। जब मॉन्स्टर डिसाइड करता है कि वो रिवेंज लेगा अपने क्रिएटर से, तो पूरी स्टोरी जो है टर्न एंड ट्विस्ट हो जाती है, राइट। सो रिवेंज का बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बिकॉज जो मॉन्स्टर है वो रिवेंज लेने के लिए नॉवल में कितना डिस्ट्रक्शन, कितना डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं हम, कितना वायलेंस हुआ है नॉवल में जस्ट बिकॉज ऑफ रिवेंज, सिर्फ एक रिवेंज के सीख में। और फिर एंड में नॉवल के जब विक्टर को पता चलता है कि मॉन्स्टर इतना सब कुछ कर रहा है, तो वो विक्टर जो है मॉन्स्टर से रिवेंज लेने के लिए ठीक है वो करता है या फिर ओथ लेता है कि आई विल जस्ट डिस्ट्रॉय या आई विल जस्ट एंड अप माई क्रिएशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिवेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस नॉवल का, बिकॉज इस कैरेक्टर का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो खुद रिवेंज लेना चाहता है अपनी क्रिएशन से, और जो क्रिएशन है वो तो बहुत सारे लोगों को मर्डर ही कर देती है नॉवल में फॉर द पर्पज ऑफ रिवेंज। देन द नेक्स्ट थीम इज एम्बिशन। विक्टर एंड वॉल्टन दोनों ही एम्बिशन को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से अपने एम्बिशन में, साइंस के डिजायर में विक्टर क्रिएट करता है मॉन्स्टर को, और वॉल्टन जो है खुद वो एक आर्टिक सीफेयर होता है, वो एक फेल्ड राइटर होता है, जिसके बाद वो जाता है नॉर्थ पोल टू डू डिस्कवरीज, टू लर्न मोर इन साइंस। बट इवेंचुअली विक्टर की जो एम्बिशन है वो उसकी जान ले लेती है, उसके नियर एंड डियर वंस की जान ले लेती है। पर उसकी स्टोरी से वॉल्टन को समझ आ जाता है कि किस तरह से एम्बिशन कैन बी हार्मफुल और डेंजरस, तो वो वहां से अपनी जो परस्यूट ऑफ नॉलेज जो होता है, जो उसका था कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, ज्यादा जानना है साइंस के बारे में, वो छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है, राइट। तो एम्बिशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम हो सकती है हमारे नॉवल की, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एम्बिशन। एक विक्टर के एम्बिशन से ही इस नॉवल का क्रिएशन होता है। देन द नेक्स्ट थीम इज आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी अकेलापन, किसी को दूर कर देना, ठीक है। तो आइसोलेशन और एलियनेशन ये दोनों ही यहाँ पर हम इंटर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइसोलेशन और एलियनेशन दोनों ही फील की मॉन्स्टर ने, क्रिएटर ने, ठीक है। थ्रू आउट द नॉवल उसको क्रिएट करते ही उसका जो क्रिएटर था, उसका जो फादर भी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उसने क्रिएट किया उसको, फाइन। सो उसका जो क्रिएटर था वो वहां से चला गया, और वहीं से आइसोलेशन शुरू हो गई, मॉन्स्टर को फील करना। वो इतना हिडियस था, उसे खुद रियलाइज हुआ कि लोग उससे क्यों डरते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ एलियनेशन हुई, वो सोसाइटी से कट गया बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, और वो छुपकर रहता था। देन स्टिल जब भी उसने बहुत हेल्प की डीलेसी फैमिली की, बट एक्चुअली जब वो सामने आया तो व्हाट हैपेंड, दे डिसोन्ड हिम, दे जस्ट वांटेड टू किल हिम, वो भी उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे। सो आइसोलेशन, एलियनेशन, फिर वो वापस आता है अपने क्रिएटर के पास, वो रिक्वेस्ट करता है कि वो अकेला है, आइसोलेटेड है, एलियनेट है, उसके लिए फीमेल क्रिएचर क्रिएट की जाए। सो बेसिकली जो आइसोलेशन की और जो एलियनेशन की थीम है वो पूरे थ्रू आउट द नॉवल है, विच इज फेस्ड बाय द मॉन्स्टर। सो नेक्स्ट थीम इज मॉन्स्ट्रोसिटी। नाउ मॉन्स्ट्रोसिटी कैसे थी, बिकॉज जो मॉन्स्टर था वो थ्रू आउट द सेंटर सेंटर ऑफ द नॉवल है। 8 फीट का एक क्रिएचर है जिसके बारे में पूरी नॉवल है, जिसकी क्रिएशन, जिसका मरना, जिसने मर्डर किए। सो बेसिकली पूरी नॉवल जो है मॉन्स्टर और उसके डीड से रिलेटेड है, उसने जो भी चीजें की। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मॉन्स्ट्रोसिटी इज वन ऑफ द थीम ऑफ द नॉवल, बिकॉज जो पूरी स्टोरी है वो रिवॉल्व अराउंड कर रही है उस मॉन्स्टर के, राइट। एंड द नेक्स्ट थीम इज सीक्रेसी। सीक्रेसी यानी समथिंग सीक्रेट, कुछ भी सीक्रेटली करना। सो अगर सीक्रेसी की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो जो मेन चीज है मॉन्स्टर की क्रिएशन विक्टर ने अपनी लेबोरेटरी में सीक्रेटली की, राइट। पहले वो अपनी परस्यूट ऑफ नॉलेज में, या फिर कह सकते हैं कि हम साइंटिफिक नॉलेज गेन करने की ग्रीड में कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा सबको, इस डिजायर में सीक्रेटली इस मिशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। बट आफ्टर क्रिएशन, जब वो क्रिएट हो जाती है, आफ्टर द फुल क्रिएशन, ही रियलाइजेज ही हैज क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। उसने क्या, एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया,
और ही रियलाइज्ड दैट कि एक मिस्टेक हो गई है उससे, जिससे कि वो शेम और गिल्ट में उसको सीक्रेटली वहीं छोड़कर चला जाता है. सो सीक्रेसी यहाँ पे दो तरह से हुई. देन मॉन्स्टर, यहाँ पे जो सीक्रेसी विक्टर के साथ है दैट इज इंटेंशनल, वो जानबूझकर ये करता है. बट सीक्रेसी विच मॉन्स्टर हैड टू फेस, कि उसको सबसे छुप के रहना पड़ता है, वो किसी के सामने नहीं आ सकता, दैट इज व्हाट वाज फोर्स्ड सीक्रेसी. वो फोर्स हुई मॉन्स्टर पे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस. तो सीक्रेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. विक्टर की जो सीक्रेसी थी वो इंटेंशनल थी, और जो मॉन्स्टर की सीक्रेसी थी वो बेसिकली फोर्स्ड थी, बिकॉज ही वाज फोर्स्ड टू हाइड हिमसेल्फ और इटसेल्फ, राइट. तो अब बात करते हैं नॉवेल में सिंबलिज्म की, क्योंकि हम सब जानते हैं कोई भी नॉवेल विदाउट सिंबलिज्म तो कंप्लीट नहीं होता. सो नाउ विल टॉक अबाउट द सिंबलिज्म ऑफ द नॉवेल एंड वाइंड अप दिस वीडियो. देन अब हम बात करेंगे इस नॉवेल के सिंबलिज्म की. सबसे पहला सिंबल है यहाँ पे फायर का, विच रिप्रेजेंट्स बोथ लाइट एंड डेंजर. अब लाइट और डेंजर दोनों ही रिप्रेजेंट करती है फायर, क्रिएशन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन को. जो मॉन्स्टर है उसे वार्मथ मिलती है फायर में, बट इवेंचुअली एंड में वो क्या बोलता है कि वो खुद को खत्म कर देगा फायर में ही. तो इस तरह से फायर क्रिएशन भी हो सकती है और डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है. देन आइस, आइस रिप्रेजेंट करती है आइस कोल्ड को, जो कि सिंबलिज्म है कोल्डनेस ऑफ आइसोलेशन और लोनलीनेस का. लोनलीनेस और आइसोलेशन की जो कोल्डनेस है, जो शांति है, ठंडक है, फ्रीज है, ठीक है, इमोशंस फ्रीज हो चुके हैं, आइसोलेशन है, लोनलीनेस है. दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइस. देन लाइट, लाइट रिप्रेजेंट करती है नॉलेज और एनलाइटनमेंट को, कि किस तरह से नॉलेज और एनलाइटनमेंट हेल्प करती है एक पर्सन को नई चीजों के बारे में जानने के लिए. हाउ इट हेल्प्स, राइट, इल्यूमिनेशन. द क्रिएचर, क्रिएचर रिप्रेजेंट करता है कॉन्सिक्वेंसेस को, केयरलेस साइंस के, कि साइंस किस तरह से डिस्ट्रक्शन को लीड कर सकती है, साइंस किस तरह से केयरलेस हो सकती है, और एलियनेशन किस तरह से सोसाइटी में होती है, ठीक है. देन वी हैव वॉल्टन्स जर्नी. वॉल्टन की जो जर्नी है वो सिंबलाइज करती है एक्सप्लोरेशन और एम्बिशन को, कि वो किस लिए जाता है, फॉर हिज एम्बिशन, अपने पैशन के लिए वो वहां पर जाता है एक्सप्लोर करने के लिए. और ये मिरर भी करती है विक्टर की क्वेस्ट फॉर इमोर्टैलिटी, जो विक्टर की क्वेस्ट है इमोर्टैलिटी के लिए, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देती है रीडर्स को एज वेल एज कैप्टन वॉल्टन को, टू गो बैक, कि वो अपनी जो ग्रीड है, ये जो डिजायर है टू नो मोर अबाउट साइंस, टू गेट मोर नॉलेज, कहीं ना कहीं उसको हार्म ही करेगी, ठीक है. तो इस मैसेज का भी है थीम यहाँ पर. वॉल्टन की जो जर्नी है वो अपने आप में एक पूरी सिग्निफिकेंस है, सिंबलिज्म है. एंड द लास्ट सिंबलिज्म इज बिब्लिकल रेफरेंसेस, जो बाइबल से रेफरेंसेस ली गई है. एडम का जो नाम दिया गया मॉन्स्टर को, गॉड ने क्रिएशन क्रिएट की, एडम एंड ईव. उसी तरह से विक्टर ने एज अ गॉड वो एक क्रिएटर बना और उसने क्रिएट किया एक मॉन्स्टर, ठीक है. तो बिब्लिकल रेफरेंसेस भी है यहाँ पे. सो आई होप इस नॉवल से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था आपको क्लियर है. जो भी था मैंने ऑलमोस्ट पूरा आपको जिस्ट देने की कोशिश की है. इस एक वीडियो में आपको पूरा नॉवल थोरली क्लियर हो जाएगा. स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा. किसी और नॉवल के बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, सो प्लीज मेंशन दैट टू इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.